यानी हिंदू विवाह हो या फिर मुसलमान शादी हो, कुछ भी हो, कोई किसी भी धर्म का हो, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या तय होगा एक जैसा कि शादी की उम्र को लेकर एक नियम होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई 18 में शादी कर ले, कोई 21 में कर ले, कोई 14-15 में कर ले। सबके लिए एक कानून, शादी की उम्र सबकी एक हो जाएगी। तलाक के आधार से जुड़े नियम सबके एक हो जाएंगे, सबको तलाक लेने का तरीका एक होगा। तलाक से जुड़ी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सबके लिए एक हो जाएगा। जो मेंटेनेंस तय करना है तलाक के बाद महिला के लिए, वो मेंटेनेंस एक जैसा हो जाएगा। उसकी जो पूरी प्रक्रिया है मेंटेनेंस को हासिल करने की, वो भी एक हो जाएगी। इसके अलावा गोद लेने का अधिकार अलग अलग है, गोद लेने का अधिकार एक जैसा हो जाएगा। गोद लेने की प्रक्रिया भी एक जैसी हो जाएगी। उत्तराधिकार और विरासत के जो नियम है वो भी एक समान होंगे। पति और पत्नियों की संख्या भी एक होगी, क्योंकि हिंदू अगर एक बार में एक ही शादी कर सकता है तो मुसलमान भी एक बार में एक ही शादी कर पाएगा। 4 की इजाजत खत्म। परिवार नियोजन से जुड़े भी इसमें नियम शामिल हो सकते हैं। यह होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब सुनिए जरा इस पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद साहब क्या कह रहे हैं। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं। जब मानते आप, वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? वो करना चाह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास की बात की, 3 तलाक को समाप्त करने की हिम्मत की बात है। कैसे तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं। क्यों देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, जो संविधान भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी कहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात। देश का जब संविधान आया, कानून आया हिंदुओं के लिए, तभी कानून बन गया। तो फिर बाकी धर्मों के लिए क्यों नहीं बना? सबका अलग अलग क्यों? कभी सोचा आपने? क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, लेकिन हिंदुओं के लिए कानून है? ये कैसे हुआ? इसके पीछे क्या वजह है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, हुआ ये आप देख रहे हैं, ये हमारे संविधान और कानून निर्माता हैं। 1941 में हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड की मांग हुई। 1941 में, यानी आजादी से पहले। ये आप देख रहे हैं, भीमराव अंबेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू, और सबसे कॉर्नर पर जो आपको नजर आ रहे हैं वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आजादी के बाद हिंदू कोड बिल पेश कर दिया गया। 1948 में संविधान सभा के सामने बिल पेश हुआ, 1948 में, आजादी के बाद। इसका मकसद बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा से आजादी दिलाना था। तो जनसंघ के नेता उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब समेत कई लोगों ने उस वक्त भी विरोध किया था। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया था, इतना विरोध हुआ था। 1948 की बात हो रही है। आज 23 में भी विरोध हो रहा है, सोचिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ का। इसके बाद अंबेडकर साहब ने नेहरू जी को पत्र लिखा। तब पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को झुकना पड़ गया विरोध के आगे। लेकिन 1955 और 56 में 4 हिस्सों में हिंदू बिल आया। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया पहले, यानी शादी का तरीका क्या हो एक कानून के तहत। हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956, यानी किस तरह से उत्तराधिकार तय किया जाए, संपत्ति का बंटवारा। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया, यानी कैसे गोद लेना है और कैसे मुआवजा दिया जाए। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 आया। ये सारे एक्ट अलग अलग 4 हिस्सों में आए। इसके बाद हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार मिला, दूसरी जाति में विवाह संपत्ति का अधिकार मिला, बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिल गया, पुरुषों की 1 से ज्यादा शादी पर रोक लगा दी गई 1948 में। महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला। तो सवाल यह है कि तभी मुस्लिम और या इसे इस तरह से कहिए कि तभी समान नागरिक संहिता भी आ सकती थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन विरोध था। क्या उस वक्त वोट बैंक को सेटिस्फाई करना था, या यह माना गया कि मुसलमान अभी उस हालत में नहीं है कि उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया जाए? यह कहा गया वक्त आएगा, वो आगे बढ़ेंगे, तब खुद परिस्थितियां बनेंगी, तब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। लेकिन सोचिए, 1948 से 2023 आ गया, अब तक वो हालात बने ही नहीं क्या, या बनने नहीं दिए गए। देखिए अब विरोध किस बात को लेकर है। विरोध किस बात को लेकर है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमेशा से विरोध होता रहा। सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग करते रहे। संविधान के अनुच्छेद 25 का
वो तर्क देते हैं अनुच्छेद 25 का, आर्टिकल 25 का। बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि आर्टिकल 25 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये शादी ब्याह जो है, ये भी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 कहता है शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में कानून थोपने को गलत बताते हैं। शरिया कानून 1400 साल पुराना माना जाता है, इसे वो अपने आस्था का विषय मानते हैं। एक समान कानून से धार्मिक आजादी छीनने का डर, वोट बैंक के लिए भी कुछ दल इसका विरोध करते हैं। बुनियादी सवाल यह है कि कहते हैं आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आर्टिकल 25 देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो आप अपने धर्म का पालन कीजिए, धर्म की उपासना कीजिए, यह अधिकार देता है। आप अगर 4 शादियां करके किसी दूसरे के राइट में अतिक्रमण कर रहे हैं, यह अधिकार नहीं देता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद। केवल ये इस तरह की जो बातें बौखलाहट है नरेंद्र मोदी जी की, उनको लग रहा है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं देश के, उनसे संभल नहीं रहे हैं, ये केवल एक हताशा का एक लक्षण है। अब बौखलाहट उनके बयानों से जाहिर हो रही है। अगर यूसीसी इतना ही जरूरी है तो 9 साल तक आप क्यों इंतजार कर रहे थे? आप इंतजार कर रहे थे कि 2024 का चुनाव आएगा तब आप इस मुद्दे को उठाएंगे। सिर्फ चुनावी मुद्दा है इसके। ये सरकार ये नहीं बता सकती है कि यूसीसी का ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे बनाओगे, कैसे इंप्लीमेंट करोगे। जब इन्हीं का लॉ कमीशन ने एक बार इसको रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा क्यों लेकर के आए? इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो उत्तराखंड है या कई और राज्यों में जब चुनाव आता है तो यूसीसी की बात करते हैं, जब सरकार में रहते हैं 5 साल तक चुप रहते। वोट बैंक की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जो हर बार चुनाव के मौके पर ऐसे बिंदु तलाश करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो और भाजपा को फायदा हो। यूसीसी के कोई खिलाफ नहीं है, सभी दलों को, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के चर्चा करनी चाहिए। यूसीसी या जो आप कानून की बात कर रहे हो, सबके लिए एक कानून हो, तो आप करें तो क्या करें? पूर्वोत्तर में साफ हो रहे हो, हिमाचल हार रहे हो, कर्नाटक बुरी तरह हार रहे हो, दिल्ली साफ हो रहा है आपका। जब चुनाव की किस्ती आपकी डूब रही है तो आप ध्रुवीकरण चाहते हो, सिर्फ ध्रुवीकरण और कुछ नहीं। यूसीसी को पहले पढ़ना होगा ना प्रधानमंत्री जी। आप 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना बिना किसी के सहयोग के पढ़िए, शायद सहयोगी आपका नुकसान कर देंगे। और जो हमारे संविधान सभा की बैठकों में उस पर जिक्र हुआ था, आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ट्राइबल कस्टम्स का क्या करेंगे? विविधता भरा देश है ये, हिंदू धर्म के अंदर ही जितनी विविधता है आप उसको खत्म कर देंगे। बड़ा दिलचस्प है कि ओवैसी और ओवैसी जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है, आर्टिकल 25 की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए आप समान नागरिक संहिता नहीं ला सकते। लेकिन देखिए संविधान क्या कहता है इस पर, यूसीसी पर संविधान क्या कहता है। संविधान में एक आर्टिकल है 44, अनुच्छेद 44 में यूसीसी की चर्चा है। सोचिए, आजादी के बाद जब संविधान आया तभी इसका जिक्र कर दिया गया था नीति निर्देशक तत्वों में। अनुच्छेद 44 के भाग 4 इसको लेकर इसमें लिखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित यह अनुच्छेद है। राज्य यानी देश के लिहाज से राज्य लिखा गया है। इसके मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात है उसमें। राज्य एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास करेगा। संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए गाइड की तरह है कि क्या करना है आपको आगे। इन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। अब आपको बताता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार के लिए इसे पार्लियामेंट से पास कराना एक बड़ी चुनौती है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकार के पास जो नंबर्स हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये लोकसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोकसभा में कुल सांसद हैं 543, 543। बीजेपी के पास है 303 और एनडीए के पास है 330। लेकिन इस कानून को, इसे कानून की शक्ल देने के लिए, बिल को यहां से पास कराने के लिए 2/3 यानी 2/3 बहुमत चाहिए। यानी बीजेपी को, एनडीए को चाहिए 362 सांसद यहां से पास कराने के लिए। अभी 330 है, यानी 32 सांसद लोकसभा में कम है। राज्यसभा चलिए, राज्यसभा में 250 सांसद हैं, बीजेपी के पास 92 है राज्यसभा में, एनडीए के पास 110 सांसद हैं। यहां 2/3 बहुमत चाहिए इसे पास कराने के लिए। 2/3 बहुमत के लिए 167 सांसद चाहिए, 167। यहां भी बीजेपी के पास सांसद पूरे नहीं है। इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि एक राय बनाई जाए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, विरोधी भी इस जरूरत को समझें जो 1948 में जरूरत समझी गई थी, वो